हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी क्लास बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे भाई, स्वागत है आपका इस सेशन में। और आज मैं आपके लिए बायोलॉजी का फिर से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं और आपको देखना है कि इस 70 में कितना सही कर पाते हो। तो मेरे भाई, जल्दी से इस सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा और फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। आपको जैसे पता है कि हम लगातार आपके लिए मॉडल पेपर करवा रहे हैं, तो ये मॉडल पेपर जब खत्म हो जाएगी तकरीबन, और आपको 3 सेट चलेगा मॉडल पेपर, ठीक है। 3 सेट के बाद आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन बैंक। फिर जा करके आपका क्या है कि क्वेश्चन बैंक। आप लोग का कहना था सर क्वेश्चन बैंक नहीं करवाओगे, तो क्वेश्चन बैंक भी आपका स्टार्ट होगा। और क्वेश्चन बैंक में क्या होगा, 2009 से मैं आपको बोलता हूँ, आपको 2009 से जो है भैया कि 2024 तक का सफ़र मैं दूंगा। 2009 से 2024 तक का सफ़र क्वेश्चन बैंक का एक एक सेट में करवाऊंगा। 2009 का सेट, 2010 का सेट, 2012 का सेट, 2016 का सेट, सारे सेट में आपको करवाऊंगा क्रम वाइज। अगर मुझ पर विश्वास है तो मेरे भाई मेरी बहना, इस सेशन को जल्दी से शेयर कर दोगे। बस 3 से 4 रोज और भी आपका मॉडल पेपर का सेट चलेगा। उसके बाद हम क्वेश्चन बैंक में प्रवेश करेंगे। फिर आपको दिसंबर के मौसम में जो है, दिसंबर के महीने में फिर आपका एक बार रिवीजन चलेगा। फटाफट एक बार शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई मेरी बहना, फटाफट एक बार शेयर कर दो, एक बार जल्दी से शेयर कर दो मेरे भाई, जल्दी से एक बार शेयर कर दो ताकि हम इस सेशन को स्टार्ट कर सके और भी मेरे भाई जुड़ सके, मेरी बहन जुड़ सके, जिसको भी बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव में दिक्कत होती है। तो फटाफट एक बार शेयर कर दीजिएगा और चलते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महेश कुमार आंसर लगाओगे भैया। देखिएगा, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है। देखो पैरामीशियम में जो है, देखोगे क्वेश्चन समझने पर ध्यान रखोगे, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है। तो सर ये तो पता है कि अगर हम लोग बात करते हैं खंडन की, तो वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपको द्विखंडन और एक होता है हमारा बहुखंडन। तो बात आती है कि सर पैरामीशियम में जो है कि ये द्विखंडन तो होती है क्या सर, ये सरल द्विखंडन होता है? नहीं मेरे भाई। अब देखो सरल द्विखंडन क्या होता है, जब कोई भी जीव में कोई किसी तरह का मतलब कोई योगदान ना हो, मतलब किसी तरह का कोई क्रिया ना करना पड़े, अपने आप में द्विखंडन हो जाता है। जैसे अमीबा में देखोगे तो क्या करेगा, सरल द्विखंडन नहीं करता भैया, ये आपको अनुदैर्घ्य द्विखंडन में नहीं करता है, ये आपको ओब्लिक द्विखंडन में नहीं करता, ये आपको कैसा होता है, तो ये आपको अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है। ठीक है, याद रखिएगा बहना कि पैरामीशियम में जो है कि आपको अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछे ना पूछे, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, ये पूछे ना पूछे लेकिन ये जरूर पूछेगा कि पैरामीशियम में किस प्रकार का जनन होता है। तो क्या लगाओगे, द्विखंडन। याद रखोगे मेरे भाई कि पैरामीशियम में जो है कि सर हमारा द्विखंडन होता है, लेकिन द्विखंडन में भी किस प्रकार का द्विखंडन होगा, तो भैया हमारा अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है। ना तो अनुदैर्घ्य द्विखंडन होगा, ना ही सरल द्विखंडन होगा। क्या लगाओगे, तो ये जो है कि हमारा अनुप्रस्थ द्विखंडन पैरामीशियम में होगा। इस चीज को याद रख लो। अब आपके पास टाइम नहीं है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हीमोकोरियल अपरा का निर्माण किस में होता है। बता दो, हीमोकोरियल का जो अपरा होता है भैया, उसका निर्माण किस में होता है। फटाफट आंसर दिया करो मेरे भाई, क्लास में बात नहीं करोगे, बात करोगे अब क्लास से निकाल दिया जाएगा। आंसर लगा दो कि हीमोकोरियल जो अपरा होता है। देखो महेश कुमार, इसमें क्या होता है मेरे भाई, देखिएगा बहना, राजेश देखो इसमें क्या होता है रंजीत की, हीमोकोरियल जो अपरा होता है, देखो अपरा के अंदर, अपरा तो कुछ इस तरह का होता है, वो तो मैं पूरा डायग्राम नहीं बना पाऊंगा। इसके अंदर क्या होता है आपका भैया, तो जो होता है नवजात शिशु पाया जाता है, ठीक ना, जिसमें क्या होता है उसका परिपक्व होता है। तो हीमोकोरियल अपरा किसके अंतर्गत पाया जाएगा, तो आपको ना तो बिल्ली में पाया जाएगा भैया, ना तो कुत्ता में पाया जाएगा, ना तो घोड़ा में पाया जाएगा। तो आंसर क्या लगाओगे, मानव के अंदर। क्या लगाओगे भैया, तो मानव के अंदर जो है कि हीमोकोरियल अपरा पाया जाता है। याद रखोगे, आंसर सी लगा दो। मानव के अंदर कैसा होता है, मानव मादा। क्या लगाओगे भैया, तो मानव मादा में जो है कि आपको हीमोकोरियल अपरा पाया जाएगा। क्या लगाओगे, मानव मादा के अंदर हीमोकोरियल अपरा। आंसर सी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि प्राथमिक उत्पादकता का संबंध किससे है। आंसर लगा दो कि प्राथमिक उत्पादकता का संबंध किससे है। अब भैया ये चीज तो पता है महेश कुमार कि सर उत्पादकता मतलब ये तो पता है कि जो भोजन को उत्पादन कर सके, सर जो भोजन को उत्पादन कर सके। अब कौन करता है, सर ये तो पता है कि सर हरा पौधा करता है। बहुत अच्छी बात है, कौन करता है, तो हरा पौधा करता है। बहुत अच्छी बात है सर, जो है कि हमारा हरा पौधा जो है कि उसको जो क्या मतलब जो उत्पादक करता है भोजन का, हरा पौधा करता है। बहुत अच्छा सर, प्लांट करता है। लेकिन आप लगाए हो सर प्राथमिक उत्पादकता, तो इसमें क्या हो जाएगा भैया, देखो
उत्पादकता भी दो प्रकार का होता है, एक होता है आपको प्राथमिक उत्पादकता, एक होता है आपको द्वितीयक उत्पादकता। तो जब हम बात करते हैं प्राथमिक उत्पादकता का, अगर देखोगे ये कोई आपका हरा भरा पादप है, देखोगे भैया, अगर देखो ये कोई हरा भरा पादप है तो देखो ये तो फल का तो निर्माण करेगा, लेकिन फल के निर्माण से भी पहले ये क्या करेगा भैया, तो सूर्य से प्रकाश लेगा। सूर्य से तो प्रकाश लेगा ना जी, पहले तो ये अपने अंदर एनर्जी लेगा, सेलुलोज बनेगा इसके अंदर भी बहुत सारा एंजाइम बनता है। सूर्य से प्रकाश लेगा, धरती से पानी लेगा, उसके बाद जाकर के क्या करेगा, ये फल का निर्माण करेगा। तो जो फल का निर्माण कर रहा है वो द्वितीयक उत्पादकता हो गया। और द्वितीयक उत्पादकता के लिए जो इसको आवश्यक पदार्थ की आवश्यकता होती है वह आपको प्राथमिक उत्पादकता कहलाता है। तो इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, प्रकाश संश्लेषण। याद रखिएगा कि प्राथमिक जो उत्पादकता हो जाएगा वह आपको प्राथमिक उत्पादकता क्या हो जाएगा, आपका प्राथमिक उत्पादकता हो जाएगा आपको प्रकाश संश्लेषण। अगर द्वितीयक उत्पादकता आएगा भैया तब क्या लगाओगे, शाकाहारी। याद रखोगे बहना कि द्वितीयक उत्पादकता, याद रखो द्वितीयक उत्पादकता जो है वह आपको शाकाहारी हो जाएगा और प्राथमिक उत्पादकता जो है वह आपको प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। याद रख लीजिएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा, देखो 2n+1। देखोगे भैया कि 2n+1 किस प्रकार का रोग दर्शाता है, बहना देखोगे 2n+1 जो है वह किस प्रकार का रोग दर्शाता है मेरे भाई। कोई भी ये नहीं बोलो सर मेरा नाम लो, बहुत गुस्सा उठता है, आपके पास टाइम बहुत कम है और इतने टाइम में भी सही से आंसर दिया करो, क्वेश्चन को समझा करो मेरे भाई। नाम लेने से कुछ ना होगा, आंसर का लगाओगे। देखो इसको तो हम लोग ये बोलेंगे ना कि सर यहाँ ट्राइसोमी होता है, क्या हो रहा है, तो ट्राइसोमी हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और जब हमारा बात आता है कि 21वें गुणसूत्र पर क्या लगाओगे, 21वें गुणसूत्र पर हमारा जब ट्राइसोमी होता है तो सर वो हमारा किस प्रकार का रोग हो जाता है, तो डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है। क्या याद रखोगे, डाउन सिंड्रोम। आंसर क्या लगाओगे बहना, तो आंसर क्या लगा दोगे, डाउन सिंड्रोम। आंसर डी लगा दो। अगर पूछेगा कि डाउन सिंड्रोम में कितना गुणसूत्र होता है तो क्या लगा दोगे भैया, 47 गुणसूत्र होता है। क्या लगाओगे, 47 गुणसूत्र होता है। याद रखोगे डाउन सिंड्रोम रोग हो जाएगा इसका आंसर, और डाउन सिंड्रोम में आपको 47 गुणसूत्र हो जाएगा। आंसर डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब देखोगे थोड़ा याद रखोगे, अगर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी पूछेगा तो क्या लगाओगे भैया, ये भी आपको क्या हो जाएगा, 47 गुणसूत्र। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी 47 गुणसूत्र हो जाता है महेश कुमार। अगला देखो अगर टर्नर सिंड्रोम पूछ लेगा तब क्या लगाओगे, टर्नर में जो था आपको 45 गुणसूत्र। क्या लगाओगे, टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र होता है मेरे भाई। एक क्वेश्चन से रिलेट सारे क्वेश्चन को किया करो, अगर मुझे बोलोगे तो मैं वैसे रटवा दूंगा, ठीक है। अगला आंसर देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, जवाकपी मानव की कपाल क्षमता कितना होता है। आंसर लगाओगे कि जवाकपी जो है उसमें मानव का कपाल क्षमता कितना होता है, तो क्या बोलोगे भैया, 900 सीसी का होता है। क्या लगाओगे, जो हमारा है ये 900 सीसी का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भैया व्यवस्थित जो है कीटनाशक है, कौन सा व्यवस्थित क्या है, कीटनाशक हो जाएगा। आंसर लगा दोगे भैया कौन सा हो जाएगा, तो क्या आंसर लगाओगे भैया, एंड्रीन नहीं होगा। क्या लगा दोगे भैया, आंसर लगा दो फुराड्रेन हो जाएगा। क्या लगाओगे, फुराड्रेन जो है यह आपको कीटनाशक हो जाएगा। क्या लगाओगे, ये जो फुराड्रेन है आपको कीटनाशक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्त्रवित होता है। रक्त में जो भैया हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है वह किसके द्वारा स्त्रवन होगा। आंसर लगा दो, मोनोसाइट लगाओगे, नहीं होगा। बेसोफिल्स लगाओगे, नहीं होगा। किसके द्वारा होता है भैया, तो ना ही तो आपको लिम्फोसाइट के द्वारा हो जाएगा। क्या लगाओगे, न्यूट्रोफिल्स के द्वारा भी नहीं होगा, लिम्फोसाइट लगा दो। क्या होगा भैया, तो लिम्फोसाइट हो जाएगा। आंसर क्या लगा दोगे, लिम्फोसाइट के द्वारा क्या होता है कि रक्त में प्रतिरक्षा का स्त्रवन होता है, लिम्फोसाइट लगा दीजिएगा भैया। अगला क्वेश्चन देखोगे, अनुवांशिक संशोधित, क्या कि अनुवांशिकतः संशोधित फसलों का उत्पादन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। आंसर लगा दो, अनुवांशिकतः संशोधित फसलों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, मतलब अनुवांशिक रूप से क्या कर सकते हैं, तो पुनर्योगश डीएनए का कर सकते हैं। आंसर बता दोगे मेरे भाई किसके द्वारा, तो पुनर्योगश डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा। क्या लगाओगे, पुनर्योगश डीएनए बता दोगे। क्या हम आपको नहीं बताए हैं,
मेरे भाई बता दो, क्या आपको ये नहीं बताया गया कि पुनर्योगज डीएनए क्या होता है? क्या होता है देखो, अगर कोई दो जीव, दो पादप है, ठीक है, एक पादप का प्रजाति कमजोर है, एक पादप का प्रजाति मजबूत है, तो उसमें से क्या करेंगे, डीएनए को निकाल के दूसरे पादप में अगर स्थानांतरण कर देंगे तो हमारा कैसा फसल होगा, काफी अच्छा फसल होगा। तो प्रौद्योगिकी, क्या पुनर्योगज डीएनए का प्रौद्योगिकी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महेश जब ये चैप्टर बताए थे तो काफी अच्छा बताया गया था। अगला क्वेश्चन देखोगे, निम्नलिखित में से क्या है, कौन सा जलीय जंगली घास है? आंसर लगा दो भैया, फटाफट आंसर लगा दोगे कि जलीय जंगली घास किसको कहते हैं। अब देखो, जल के ऊपर पाया जाएगा, अगर ये पादप है तो ये क्या करेगा, जल के ऊपर जो आपको भैया लतरा हुआ रहता है, तो कौन सा वो घास हो जाएगा, जलकुंभी हो जाएगा। याद रखोगे, जलकुंभी को जलीय जंगली घास कहा जाता है। और क्या कहते हैं जलकुंभी को? बंगाल का आतंक। क्या कहेंगे भैया? तो बंगाल का आतंक कहते हैं। याद रखोगे, बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखोगे, बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण क्या हो जाएगा? आंसर लगा दोगे भैया कि बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण क्या लगा दोगे, तो क्या हो जाएगा, बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या होता है हमारा, देखोगे, जब किसी भी जीव को क्या कर सकते हैं हम लोग उसके स्थान से ला करके किसी सुरक्षित स्थान पर, मतलब क्या है, अपने अनुसार किसी सुरक्षित स्थान पर जब उसका संरक्षण करेंगे तो वह हमारा बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। और इसका क्या हो जाएगा हमारा, तो बीज बैंक। क्या लगाओगे, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा, बीज बैंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? सूक्ष्म प्रजनन में भैया क्या संभव है, जो आपको एकल कोशिकीय जीव होता है, ए सेलुलर जीव होता है ना। आंसर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, इसमें आपको अलैंगिक जनन हो जाएगा। जितने भी आपको सूक्ष्म जीव है, जितने छोटे छोटे जीव हैं, एकल कोशिकीय जीव है, बहुत सारे बहुकोशिकीय भी होती है, तो उसमें क्या लगाओगे, आपको अलैंगिक जनन होता है। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब में क्या होता है, आपको अलैंगिक जनन द्वारा विभाजन होता है। याद रखोगे, अलैंगिक जनन में कैसा होता है, देखोगे, अलैंगिक जनन में तो आपको समसूत्री विभाजन होता है। देखो, अलैंगिक जनन में याद रखोगे भैया, समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनेगा। याद रखोगे बहना कि युग्मक नहीं बनेगा। अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनेगा। अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होगा। क्या लगाओगे, तो अलैंगिक जनन में जो है कि आपको निषेचन की क्रिया कतई नहीं होती है। अगला आंसर देखो, अब नेक्स्ट क्या देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पादप काय अगुणित है? मेरे भाई आंसर लगाओगे, कौन सा पादप काय आपका बिल्कुल अगुणित हो जाएगा, तो भैया शैवाल भी अगुणित है, कवक भी अगुणित है, ब्रायोफाइट्स भी अगुणित है। क्या लगा दोगे, इनमें से बिल्कुल सभी, ये जो है ये बिल्कुल इनका सभी का सभी क्या हो जाएगा, आपको अगुणित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, स्तनधारी के शुक्राणु, क्या स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में कौन सा पाया जाता है? आपको बार बार बताए हैं मेरे भाई रंजीत, बारों बार बताए हैं कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, तो सर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये तो पता है ना। अगर कोई भी शुक्राणु है, देखो भैया, देखो ये देखो, ये आपको अगर शुक्राणु है तो ये देखो, ये शुक्राणु की क्या मध्य वाला भाग, देखो ये जो भाग है भैया, ये वाला भाग मध्य भाग हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो कि शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखोगे कि मानव मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र का संख्या कितना होता है? आंसर लगाओगे, मनुष्य के युग्मक में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, तो सर 23 गुणसूत्र पाया जाता है। क्या लगाओगे, तो सर हमारा 23 गुणसूत्र पाया जाएगा। कितना पाएगा, 23 गुणसूत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखोगे, इनमें से देखिए, इनमें से कौन कायिक परिवर्तन, क्या कायिक परिवर्तन हो जाएगा? क्या लगाओगे, परिवर्तन नहीं है। इनमें से कौन कायिक परिवर्तन नहीं है? आंसर लगा दोगे मेरे भाई, क्या इनमें से कौन कायिक परिवर्तन नहीं है, तो क्या लगाओगे भैया, आंसर लगा दो, तो चल बीजाणु क्या हो जाएगा आपको, देखो प्रकंद जो है ये भी आपको कायिक परिवर्तन हो जाता है, चूसक भी आपको कायिक परिवर्तन हो जाता है, शाखा भी कायिक परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जब बात करते हैं चल बीजाणु का, तो यह एक प्रकार का आपको जीव है। क्या है भैया, यह एक प्रकार का आपको एकल कोशिकीय जीव है, चल बीजाणु। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा फल कूट है? कौन सा फल कूट है? और कूट फल को हम लोग क्या कहते हैं, देखो मैं नाम किसी का नहीं ले पाऊंगा, ठीक है, कमेंट देख रहा हूँ मेरे भाई। इनमें से कौन सा फल कूट फल हो जाएगा, तो क्या लगाओगे, तो आप क्या लगा दोगे भैया, आम थोड़ी हो जाएगा, आम थोड़ी हो जाएगा, नींबू भी ना हो पाएगा, धान थोड़ी हो जाएगा, सेब। सेब को याद रखोगे,
याद रखोगे मेरे भाई। सेब को क्या बोलते हैं? तो कूट फल भी कहते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। सेब को क्या बोलते हैं? तो आभासी फल भी बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। सेब को आभासी फल भी बोलते हैं, कूट फल भी बोलते हैं। और सेब का क्या खाते हैं हम लोग? तो सर पुष्पासन वाला भाग खाते हैं। सेब का कौन सा भाग खाते हैं? तो पुष्पासन वाला भाग खाते हैं। आंसर डी लगा दिया करो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन एक लिंगी है? इनमें से कौन एक लिंगी है? आंसर लगा दो। सरसों द्विलिंगी हो जाएगा, गुड़हल द्विलिंगी हो जाएगा। पपीता क्या लगा दोगे भैया? बहना जो पपीता हो जाएगा आपको, ये जो पपीता है यह आपको एक लिंगी पादप हो जाएगा। पपीता एक लिंगी पादप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे भैया, एंटेमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? आंसर लगा दो कि परागण की जो प्रक्रिया है तो उसमें एंटेमोफिली नामक परागण जो है वह किसके द्वारा हो जाएगा? क्या लगा दोगे? तो जब हमारा कीड़ा के द्वारा परागण होता है, कोई भी कीट के द्वारा परागण होता है, तो क्या लगा दोगे? हमको उसको क्या कहते हैं हम लोग? एंटेमोफिली नामक परागण। क्या होता है? जब हमारा कीट के द्वारा परागण होता है तो एंटेमोफिली, और जब हमारा क्या होता है हवा के द्वारा होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? एनिमोफिली। हवा के द्वारा होगा तो क्या कहते हैं उसको हम लोग? एनिमोफिली कहते हैं। अगला आंसर लगाओगे, आंसर इसका डी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि पादप कोशिका से, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? तो टोटीपोटेंसी कहते हैं। और देखो टोटीपोटेंसी में क्या करोगे महेश कुमार, रंजीत? देखो देखो भैया भैया सत्यम, देखो क्या होता है कि सब टोटीपोटेंसी में क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी पादप है, अरहुल का पादप है मेरे भाई, अरहुल का पादप को क्या करोगे? अगर हम उसका कोशिका को काट करके अगर जमीन में रोप देंगे तो वहां से अगर हमारा पूर्ण पादप का निर्माण हो जाएगा तो हम क्या कहते हैं उसको? टोटीपोटेंसी कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपको? टोटीपोटेंसी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि निषेचन में क्या होता है? निषेचन, तो भैया ये तो पता है ना कि निषेचन क्या होगा? एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक का मिलने की घटना जो है कि हमारा निषेचन कहलाता है। क्या लगाओगे? तो एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक का मिलने की घटना। देखो एक तो अंड, देखो क्या, एक अंड युग्मक और न्यूक्लियस का भैया नहीं हो पाएगा। एक अंड युग्मक एक सिनर्जिड कोशिका का नहीं हो पाएगा भैया। एक अंड युग्मक और क्या हो जाएगा? सिनर्जिड कोशिका। सिनर्जिड कोशिका तो नहीं मिलता भैया। सेकेंडरी न्यूक्लियस का, या क्या लगा दोगे? तो अंड युग्मक और सिनर्जिड कोशिका, सिनर्जिड सेल भी हमारा नहीं होता है इसमें। तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस ही हो जाएगा। न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? केंद्रक होता है। तो आंसर ए लगा दो, अंड युग्मक और एक न्यूक्लियस का नर न्यूक्लियस हो जाएगा भैया। तो आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल आंसर ए हो जाएगा। क्या लगाओगे? तो एक नर युग्मक और जब एक मादा युग्मक और जब अंड युग्मक आपस में मिलता है तो हमारा निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखोगे क्या है, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? आप जो है भैया एनिमल कोशिका में, हमारे हम लोग भी तो जंतु के ही अंतर्गत आते हैं। तो एनिमल कोशिका में क्या नहीं पाया जाएगा भैया? क्लोरोप्लास्ट कभी नहीं पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट जो है ये हमेशा आपको प्लांट सेल में पाया जाता है। याद रखोगे, जो आपको पादप कोशिका है उसमें हमारा क्या पाया जाएगा? तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। पादप कोशिका में हमारा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जबकि हमारा देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कि हमारे अंदर पाया जाता है। राइबोसोम ये भी हमारे अंदर पाया जाता है। गोल्जी काय ये भी हमारे अंदर पाया जाता है, लेकिन गोल्जी काय पादप कोशिका में पाया जाता है। और ये क्या हो जाएगा भैया? ये भी जो राइबोसोम ये भी पादप कोशिका में पाया जाता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है भैया, वो जो क्लोरोप्लास्ट जो है यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखोगे, इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद है? मतलब कौन सा पौधा है जो कि जल में पाया जाता है? आंसर लगा दोगे भैया? तो सर पता तो है सर, हम लोग जो सिंघारा खाते हैं, नहीं बोलते हैं कि पानी फल सिंघारा, गर्मी के मौसम में खाते होंगे ना कि पानी फल सिंघारा। रंजीत कुमार क्या बोलोगे? पानी फल सिंघारा हो जाएगा आपको, सिंघारा हो जाएगा आपको जलोद्भिद। मेरे भाई मैं हर किसी को बोलना चाहूँगा, ये शब्द हटा दो कि सर नाम लो। मेरे भाई नाम नहीं ले पाऊंगा। बोर्ड एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, अब 70 दिन बचा हुआ है। कोशिश करो अपने आंसर को अच्छे से समझने का। देखो, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? आंसर लगा दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। क्या लगा दोगे भैया? तो मीजोडर्म हो जाएगा। क्या लगाओगे? मीजोडर्म का। क्या लगा दोगे भैया? तो मीजोडर्म का हो जाएगा। इसके दौरान आपको क्या होता है? जनन परत का निर्माण होता है। मीजोडर्म लगा दोगे। मीजोडर्म के द्वारा क्या होता है
कि जनन परत का निर्माण होता है। मतलब देखो भैया, अगर ये देखो आपको इम्यूनिटी गुहा है, ठीक है, इम्यूनिटी गुहा के अंदर क्या भैया, तो ये आपको नवजात शिशु है। ये जो नवजात शिशु का जो निर्माण हो रहा है, भ्रूण जो परिपक्वन हो रहा है, तो किस प्रकार से आपको हो जाएगा भैया, तो ये मीजोडर्म, क्या लगा दोगे, मीजोडर्म के द्वारा क्या होता है कि भ्रूण का जनन परत का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखोगे, निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है, 2n। अब लगा दो भैया कि 2n कौन सा संरचना है, तो सर पता है, बार बार बताए हैं, जो आपको युग्मनज, ये जो भैया युग्मनज जो है, यह आपको 2n संरचना हो जाता है। सर कैसे हो जाता है, एक बार फिर से बता दो भैया। एक नर युग्मक आपको हो जाता है, देखो देखो, एक नर युग्मक क्या हो जाएगा, आपको अगुणित हो जाएगा, और ये क्या करेगा, दूसरे नर युग्मक से मिलेगा। ये नर युग्मक मादा, ये क्या हो जाएगा, ये नर युग्मक, यह हो जाएगा आपको मादा युग्मक। तो दोनों जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा 2n का निर्माण करेगा, और हमारा क्या हो जाएगा, आपको द्विगुणित हो जाता है, ठीक है। तो जब दो विपरीत नर युग्मक मिलता है तभी युग्मनज का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या है कि मादा में गर्भ निरोधक किसे होती है, किसको रोकती है, गर्भ निरोधक जो है भैया, वह किसे रोकती है। गर्भ निरोधक क्या है कि कोई एक दंपति महिला है, वो बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, तब वो क्या करेगी भैया, तो निषेचन की क्रिया को रोकेगा। क्या लगाओगे, निषेचन ही जब नहीं होने देंगे तो गर्भ निरोधक क्रिया तो रुक जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे भैया, मेंडल जो है कितने लक्षणों का अध्ययन किए थे। मेंडल नामक जो वैज्ञानिक है, इन्होंने कितना लक्षण का अध्ययन किया था। अब यहाँ से बोर्ड एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आएगा, महेश कुमार याद रखोगे, मैं वो अंतिम तक बता दूंगा। क्या लगाओगे बहना, खुशी कुमारी, तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा, इन्होंने क्या किया था, 7 लक्षण का अध्ययन किया था। क्या लगाओगे, इन्होंने 7 लक्षण का अध्ययन किया था। उसके बाद देखोगे, मटर के पादप पर अध्ययन किया था, कितने वर्ष तक, तो 7 वर्ष तक किया था। कितने, 7 वर्ष तक किया था, मटर के पादप पर अध्ययन किया था। अगर आपसे पूछेगा इसको किसका जनक कहते हैं, तो अनुवांशिकी का, याद रखोगे, इसको जो है कि हम लोग अनुवांशिकी का जनक कहते हैं। क्या लगाओगे, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अगला आंसर देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या भैया, अनुवांशिकी के पिता कौन है, लगा दो आंसर। ऐसा मेरे ही साथ होता है बार बार, जब पहले आंसर बता देते हैं तभी आता है। आंसर लगाओगे, फटाफट लगाओ मेरे भाई, आंसर लगाओगे, कोई ये नहीं बोलेगा कि सर मेरा नाम लो तब। तो नाम लेने की अगर बात है तो आप क्लास से चले जाओ। आपके पास बोर्ड एग्जाम में 70 दिन बचा हुआ है, और इस 70 दिन में आप जितना मेहनत कर सकते हो, आप अपना दुगनी मेहनत कर दो। क्या लगा दोगे भैया, मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। क्या लगाओगे, मेंडल का अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अगला आंसर देखिएगा कि टर्नर सिंड्रोम में कितना गुणसूत्र पाया जाता है। आंसर लगा दो भैया, जो आपको टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें क्या हो जाएगा, आपको 45 गुणसूत्र। टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र पाया जाता है। कितना पाया जाता है, तो टर्नर सिंड्रोम में जो भैया 45 गुणसूत्र पाया जाता है। देखो होता क्या है, एक्स ओ और क्या होता है, एक आपको एक्स और वाई हो जाता है, एक्स ओ प्लस एक्स एक्स हो जाता है। क्या लगाओगे, एक्स ओ प्लस एक्स एक्स हो जाता है, यही रोग है ना, एक्स ओ प्लस एक्स वाई हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक एक्स लिंक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, जिसके पश्चात क्या, जो महिला है, जो आपको मादा है, ये क्या हो जाएगा, आपको बांझ हो जाता है। तो टर्नर सिंड्रोम के पश्चात क्या हो जाएगा, महिला जो है, जो आपको बांझ हो जाते हैं। याद रखोगे, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला क्या हो जाएगा, आपको बांझ हो जाएगा। याद रखोगे मेरे भाई, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, तो एक महिला का जो है कि एक एक्स लिंक गुणसूत्र का कमी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोलता है, देखो, निम्नलिखित में से मेंडल का द्वितीयक नियम क्या है। मेंडल जो है कि द्वितीयक नियम को किसके रूप में प्रतिपादित किए थे, तो यस सर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यवन का ही पृथक्करण का नियम, और इसको क्या कहते हैं भैया, तो शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग शुद्धता का नियम भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, वियोजन का नियम भी। याद रखोगे भैया, बोर्ड एग्जाम में ऐसे फंसाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि मेंडल का द्वितीयक नियम क्या हो जाएगा, तो वहां पर लगाना पड़ेगा कि वियोजन का नियम हो जाता है, या शुद्धता का नियम हो जाता है, या तो आपको पृथक्करण का नियम हो जाएगा, तीनों एक ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अनुवांशिकी शब्द को किसने प्रस्तावित किया था। ये जो आपको अनुवांशिकी शब्द है, इसको किसने दिया था मेरे भाई, आंसर लगा दीजिएगा बहना कि अनुवांशिकी शब्द को किसने दिया था। तो क्या लगाओगे, सर बेटसन ने दिया। बहुत अच्छा आंसर, क्या लगा दोगे, बेटसन ने दे दिया। और आंसर जल्दी से दिया करो, आंसर फटाफट दिया करो मेरे भाई, कि बेटसन जो है, इसको अनुवांशिकी शब्द को किसने प्रस्तावित किया था, तो सर बेटसन ने प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोलता है कि कानों पर बालों की बहुलता। आप देखोगे सर, कानों पर जो बालों की बहुलता होता है, तो वह किसके कारण होता है।
आंसर लगाओगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आपको एक क्या हो जाएगा भैया, अलिंग निर्धारण यह आ जाएगा, या क्या हो जाएगा, लिंग क्रोमोसोम के कारण या वाई क्रोमोसोम के कारण। आंसर लगा दो। तो कानों पर बालों की जो बहुलता होती है वह किसके कारण हो जाएगा, तो आपको पता ही है कि सर हमारा क्या हो जाएगा, आपको वाई क्रोमोसोम के कारण हो जाता है। क्या लगाओगे, तो कानों पर जो बालों की बहुलता होता है वो हमारा वाई क्रोमोसोम के कारण हो जाता है। क्या लगाओगे, वाई, वाई क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम ना लगाइएगा भैया, ये आपको वाई क्रोमोसोम के कारण होता है। अगला कौन सा लगा दो भैया, कि अर्जित गुणों के वंशागति सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था। अर्जित गुणों का वंशागति सिद्धांत को कौन सा वो वैज्ञानिक है जिन्होंने किया था, तो लेमार्कवाद। क्या लगाओगे, लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने किया था अर्जित गुणों का वंशागति। अगर पूछेगा भैया कि इसका जो वंशागति किस सिद्धांत पर आधारित है, तो क्या लगा दोगे भैया, तो इसका अर्जित गुणों का जो वंशागति के सिद्धांत पर यह आधारित है। इन्होंने अर्जित गुणों का वंशागति सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। और जो है भैया इसका ये जो लेमार्कवाद जो है ये बताए थे कि कोई भी जो जीव है वह जीवित रहने के लिए क्या कर सकते हैं, तो अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। एक दो वैज्ञानिक है, एक आपको लेमार्क वैज्ञानिक होता है, आपको डार्विनवाद हो जाएगा, डार्विनवाद। क्या लेमार्कवाद क्या करेगा, तो ये आपको अर्जित गुणों के वंशागति को सिद्धांत किया था, ठीक है, ये आपको अर्जित गुण दिया था। जब बात करते हैं डार्विनवाद का, तो ये क्या किया था भैया, आपको प्रकृत वरणवाद। क्या लगा दोगे, प्रकृत वरणवाद सिद्धांत को ये प्रस्तावित किया था। दोनों याद रखोगे। अगला एक क्वेश्चन आता है भैया कि चार्ल्स डार्विन, एक आता है कि सर चार्ल्स डार्विन ये पुस्तक को किसने लिखा है। क्या लगाओगे, चार्ल्स डार्विन जो पुस्तक है वो लेमार्कवाद द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भ्रूण कोश में कितना केंद्रक पाया जाता है। भ्रूण कोश में कितना केंद्रक पाया जाएगा। आंसर लगा दो, भ्रूण कोश में। समझोगे भैया, देखो मैं बार बार बोलता हूँ, वैसे अब समझाने का टाइम है, अब ज़्यादातर समझो भैया, क्या कर सकते हैं। देखो गलत लगा रहे हो मेरे भाई। भ्रूण कोश में पता है ना सर 8 केंद्रक और 7 कोशिका होता है। मैं तो भाई यही बोलूँगा, जिसको पढ़ना है वो पढ़ो, नहीं समझना वो तो क्लास छोड़ के ही चले जाओगे ना। देखो 2 केंद्रक यहाँ हो गया, 1 केंद्रक, 1 केंद्रक, 1 केंद्रक, 3 केंद्रक हो गया। देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। क्या लगाओगे, तो सर भ्रूण कोश जो है इसमें हमारा 8 केंद्रक होता है। कितना केंद्रक होता है सर, हमारा 8 केंद्रक होता है। कैसे होता है सर, गिनवा न दो, बहुत अच्छी बात है। 1 केंद्रक, 2 केंद्रक, 3 केंद्रक, 1 4 केंद्रक, 5 केंद्रक, 6 केंद्रक, 7 केंद्रक, 1 8 केंद्रक हो गया। 8 केंद्रक हमारा भ्रूण कोश में पाया जाता है। और याद रखोगे इसका डायग्राम, याद रखोगे भैया, इसका डायग्राम जो है कि आप याद रखोगे, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, बोर्ड एग्जाम में आएगा कि भ्रूण कोश का सचित्र वर्णन करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रारंभन कोडोन है। आंसर बता दो भैया कि प्रारंभन कोडोन जो है कि वह किस में पाया जाएगा। आंसर लगा दीजिएगा भाई ना, प्रारंभन कोडोन क्या होता है कि सर जो प्रोटीन का निर्माण की क्रिया को प्रारंभ करता है। क्या करता है, तो जो प्रोटीन के निर्माण की क्रिया को प्रारंभ करता है। क्या लगा दोगे, तो AUG और GUG। क्या लगा दोगे भैया, तो AUG और GUG जो है वह हमारा प्रारंभन कोडोन है। क्या लगाओगे, AUG और GUG जो है वह हमारा प्रारंभन कोडोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, DNA से RNA जो भैया वह किस प्रकार का भिन्न है। क्या क्वेश्चन है कि सर DNA से जो है कि वह RNA किस प्रकार से भिन्न है, तो क्या लगा दोगे भैया, डीऑक्सीराइबोज। क्या लगा दोगे, डीऑक्सीराइबोज। सर कैसे है, महेश कुमार मेरे भाई, रंजीत कुमार मेरी बहना, बहुतों को समझ में नहीं आता होगा। रोशनी कुमारी, सर डीऑक्सीराइबोज कैसे है, सर थोड़ा सा बता दोगे। DNA और RNA, बहुत अच्छी बात है। जब हम बात करते हैं देखोगे ये आपको क्या हो गया, पेंटो शुगर। क्या बात करोगे मेरे बहना, ये क्या हो जाएगा, आपको पेंटो शुगर हो जाएगा। और जब बात करते हैं कि DNA का, तो इसमें क्या होता है, एक हमारा क्या होता है भैया, OH। इसमें हमारा एक OH का कमी होती है। एक हमारा DNA में जो भैया कि DNA में क्या हो जाएगा, हमारा एक हाइड्रोजन की OH की कमी होती है, जिसके कारण क्या बोलते हैं हम लोग, डीऑक्सी। एक क्या होता है, हमारा OH की कमी होती है, जिसके कारण क्या बोलते हैं हम लोग, डीऑक्सीराइबोज। और जबकि RNA में जो है कि वह हमारा पूर्ण रूप से पाया जाता है। इसमें क्या हो जाएगा हमारा भैया, तो इसमें पूर्ण रूप से पाया जाएगा। यहाँ तो ये नाइट्रोजन बेस हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, हमारा एक H होता है, एक हमारा OH होता है। यहाँ पर भी एक H होता है, यहाँ पर भी हमारा एक H होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम लोग RNA का न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं पेंटोस शुगर में, तो हमारा एक हाइड्रोजन की कमी नहीं होती है। लेकिन DNA में क्या होता है, हमारा एक हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, इसलिए हम लोग डीऑक्सीराइबोज
ठीक है। इसकी क्या लगाओगे, डीऑक्सीराइबोस के कारण क्या होता है, डीएनए जो है वो आपको आरएनए से भिन्न होता है। फॉस्फेट ग्रुप नहीं लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस जो है वह आरएनए में नहीं पाया जाएगा। आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाएगा। हाँ, तो आरएनए में कौन सा नहीं पाया जाएगा भैया, थाइमिन पूर्ण तो आपको डीएनए में पाया जाएगा। ये तो पता है ना मेरी बहना, जो थाइमिन हो जाएगा भैया वह पूर्ण रूप से डीएनए में पाया जाएगा। तो आंसर ए लगा दियो, आंसर तो ए हो जाएगा भैया। अगला आंसर देखोगे क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। आंसर लगा दोगे भैया। तो ओपेरॉन मॉडल जो है हमारा जीन का रेगुलेशन, जो जीन का फंक्शन हो जाता है, क्या होता है भैया, ओपेरॉन जीन क्या होता है, ओपेरॉन मॉडल क्या होता है भैया। तो एक प्रकार का आपको क्या होता है कि ओपेरॉन जीन है। ये क्या भैया, ओपेरॉन जो है यह जीन है, ऐसा जीन जो प्रोटीन के निर्माण में भाग लेता है। क्या करेगा भैया, ये आपको क्या करेगा, तो प्रोटीन के निर्माण में भाग लेता है, उसको क्या कहते हैं, ओपेरॉन जीन कहते हैं। और जीन का रेगुलेशन करता है, जीन किस हिसाब से अपना फंक्शन करता है, जिनका क्या कार्य है, तो यही हमारा ओपेरॉन मॉडल प्रदर्शित करता है, जो प्रोटीन में भाग लेता है। ओपेरॉन जीन किसे कहते हैं, तो जीनों का वह समूह जो प्रोटीन के निर्माण की क्रिया में भाग लेता हो, उसको कौन सा जीन कहते हैं, तो ओपेरॉन मॉडल कहते हैं या ओपेरॉन जीन कहा जाता है। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस डीएनए में नहीं होता है। इनमें से कौन सा नाइट्रोजन क्षार है जो कि आपको डीएनए में नहीं पाया जाएगा। आंसर लगा दीजिएगा मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा, डीएनए में सर थायमिन, बहुत अच्छा, साइटोसिन बहुत अच्छी बात है, ग्वानिन बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन यूरेसिल यूरेसिल ना हो पाएगा। क्या लगाओगे, तो सर जो हमारा यूरेसिल हो जाएगा वो हमारा डीएनए में थोड़ी पाया जाएगा। खुशी कुमारी, रानी कुमारी, इसमें थोड़ी पाया जाएगा। ये जो यूरेसिल हो जाएगा ये हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारा किस में पाया जाएगा, तो आरएनए में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेटेलाइट डीएनए। सेटेलाइट डीएनए निम्न में से किसका एक उपयोगी साधन है। आंसर लगा दोगे भैया। जो आपको सेटेलाइट जो डीएनए दिख रहा है यह किसका एक उपयोगी साधन हो जाएगा। तो सर हमको क्या पता सर किसका हो जाएगा, तो यह हमारा क्या हो जाएगा भैया, विधि विज्ञान। क्या लगा दोगे, विधि विज्ञान क्या हो जाएगा आपको, या तो फोरेंसिक विज्ञान। क्या लगाओगे, विधि विज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोरेंसिक विज्ञान भी कहते हैं। जो हमारा क्या होता है, देखो सीआईडी होता है, सीआईडी देखते होंगे, क्राइम पेट्रोल देखते होंगे, या हमारा क्या होता है भैया, जहाँ पर मर्डर होता है हम लोग चेक करते हैं, जो भी हमारा कार्यालय मतलब फोरेंसिक विज्ञान होता है, लैब होता है, तो लैब में सैटेलाइट डीएनए का उपयोग किया जाता है। और सैटेलाइट डीएनए का बहुत सारा उपयोग है आपके जीवन में, मर्डर केस को सॉल्व करने में है और किसी परीक्षण को करने में है। अगला क्वेश्चन देखोगे, जैव रिएक्टर अनुकूलतम जो है परिस्थिति में क्या निर्माण करता है। आंसर लगा दोगे मेरे भाई कि जैव रिएक्टर अनुकूलतम जो है यह आपको परिस्थिति में क्या निर्माण करता है। आंसर लगा दीजिएगा मेरे भाई। तो ये क्या करेगा, आपको उत्पाद करेगा या जीव करेगा या माध्यम करेगा या इनमें से सभी। मेरी बहना फटाफट लगा दोगे कि जैव रिएक्टर जो अनुकूलतम है। ये क्वेश्चन आप जब सेशन खत्म हो जाएगा तब खुद लगाओगे, मैं आपके लिए खुद दो रहा मेरे भाई, नहीं आएगा तो मैं आपको पिन कर दूंगा, ठीक है। ये आपके लिए खुद है और मैं कोशिश करूंगा 1 से 2 ऑब्जेक्टिव भी होमवर्क देने का आज से। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पंछियों तथा तितलियों का डेना कैसा अंग हो जाएगा। पंछी तथा तितलियों का डेना जो है यह कैसा अंग हो जाएगा। क्या लगा दोगे भैया, एटाविस्टिस अंग तो होगा नहीं भैया। क्या लगाओगे, अवशेषी अंग तो होगा नहीं, अवशेषी अंग थोड़ी होगा भैया। जो मर गया है वैसे जीव, जिसका कोई मर नहीं गया वैसे अंग जिसका कोई भी कार्य ना हो, अवशेषी अंग हो गया। क्या भैया, समजात अंग क्या होता है देखो, और असमजात अंग क्या होता है। समजात अंग क्या कहेंगे भैया, आंतरिक संरचना समान। क्या कहेंगे भैया, तो आंतरिक संरचना जो है वह बिल्कुल सेम है, आंतरिक संरचना समान है, लेकिन कार्य करने की क्षमता जो है वह आपको अलग अलग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा समजात अंग हो जाएगा। आंसर बता दीजिएगा बहना, क्या हो जाएगा, हमारा समजात अंग हो जाएगा। तो सर समजात अंग तो ना होगा, नहीं दिख रहा है, समजात अंग क्यों नहीं होगा मेरे भाई, समजात अंग क्यों नहीं हो पाएगा। तो सर समजात अंग इसलिए नहीं हो पाएगा, देखो इसका जो है कि भैया आंतरिक संरचना जो है भैया समान है, आंतरिक संरचना तो सर समान है। पछली क्या, पंछी तथा तितली का डेना, इसका आंतरिक संरचना तो समान नहीं है सर, लेकिन कार्य करने की आंतरिक संरचना बिल्कुल असमान है, ये समान नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि पंछियों का अगर डेना की बात करते हैं तो कि पंछी आ गया, तितली आ गया, तो तितली का डेना जो भैया अलग कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, लेकिन पंछियों का डेना जो आपको अलग कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो अलग अलग संरचना हो जाएगा, लेकिन कार्य करने का संरचना तो बिल्कुल समान है, कार्य करने का संरचना या बिल्कुल समान हो जाएगा। तो असमजात अंग लगा दोगे। असमजात अंग क्या कहलाता है, तो वह अंग जिनका आंतरिक संरचना भिन्न भिन्न हो लेकिन कार्य करने की
क्षमता जो है वह एक समान हो, वही तो आपको असमजात अंग कहलाता है ना। और समजात अंग में क्या होता है कि आंतरिक संरचना जो है वह एक समान होता है, आंतरिक संरचना एक समान होता है और कार्य करने की क्षमता अलग अलग होता है, तो असमजात अंग लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बता दो मेरे भाई। MVVI क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव का जो है कि वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा। आंसर लगा दोगे तो क्या लगा दोगे भैया, होमोसेपियंस। क्या लगा दोगे, होमोसेपियंस। आधुनिक वैज्ञानिक का मानव नाम क्या हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, होमोसेपियंस हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक पश्च विषाणु है, इनमें से क्या हो जाएगा, एक आपको पश्च विषाणु हो जाएगा। तो बहना आंसर लगा दोगे इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो सर क्या हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसको क्या कहते हैं भैया, HIV एड्स रोग। क्या कहते हैं, HIV एड्स रोग कहते हैं। यह कैसा रोग है, तो सर यह आपको वायरस जनित रोग हो जाएगा। क्या लगाओगे भैया, तो HIV एड्स रोग जो है यह कैसा हो जाएगा, आपको वायरस जनित रोग हो जाएगा। क्या लगाओगे, तो सर ये जो आपको वायरस जनित रोग हो जाएगा, वायरस के द्वारा होने वाला रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, एलिफेंटिसिस क्या हो जाएगा भैया, एलिफेंटिसिस, एली क्या है, फेंटेसिस हो जाएगा। एलिफेंटेसिस जो रोग है वह कैसा हो जाएगा भैया, तो वह आपको क्या हो जाएगा, एलिफेंटेसिस क्या हो जाएगा, एक प्रकार का आपको हाथी पांव रोग हो जाता है, जो कि आपको बुचेरिया ब्रैंकोफटाई के द्वारा होगा। क्या लगाओगे, बुचेरिया ब्रैंकोफटाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या भैया, फाइलेरिया रोग हो जाता है हाथी पांव, एलिफेंटेसिस नहीं होता है। एलिफेंटेसिस क्या हो जाएगा, आपको बुचेरिया ब्रैंकोफटाई के द्वारा फैलने वाला रोग है, और ये क्या हो जाएगा आपको एक प्रकार का, तो ये भी आपको एक प्रकार का हेलमंथी जनित रोग हो जाता है। यौन संचारित रोग क्या हो जाएगा भैया, देखोगे मैथुन क्रिया के दौरान, देखो भैया क्वेश्चन क्या आता है कि मैथुन क्रिया के दौरान जो रोग फैलता है, मैथुन क्रिया के दौरान क्या लगाओगे, तो सेक्सुअल कोर्स के दौरान जो रोग होता है, यौन संबंध बनाने के दौरान जो रोग फैलता है, वो रोग को क्या कहते हैं, तो यौन संचारित रोग कहते हैं। क्या लगा दोगे, खसरा ना होगा, TB ना होगा, टाइफाइड ना हो जाएगा, गोनेरिया। क्या लगा दोगे, गोनेरिया। और मैं हर किसी को बोलूँगा याद रखा करो, अगर GKS ये 3 चीज को याद रखोगे बहना, जी से गोनेरिया, के से क्लेडोफोरा, S से सिफिलिस, S से सिफिलिस क्या लगोगे, जी से गोनेरिया, के से क्लेडोफोरा और S से सिफिलिस याद रखोगे। यही 3 ठो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखोगे, वायरस जो है भैया यह किन से मिल करके बना होता है, ये जो आपको वायरस है देखोगे कुछ ऐसा संरचना होता है, ये जो देखो भैया, ये जो भाई मेरे भाई ये किन से मिल करके बना होता है, तो ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। क्या लगाओगे, यह प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिल करके बना होता है। सर बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखोगे कि बुचेरिया ब्रैंकोफटाई जो है कि मनुष्य में फाइलेरियोसिस रोग उत्पन्न करता है। क्या है भैया, तो बुचेरिया ब्रैंकोफटाई जो है यह आपको क्या फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है। तो क्या लगाओगे, फाइलेरियोसिस रोग। क्या लगाओगे भैया, तो बुचेरिया ब्रैंकोफटाई ये क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ के द्वारा होगा, क्या ये आपको वायरस के द्वारा होगा, या हेलमंथी जनित रोग होगा। आंसर लगा दो, क्या हो जाएगा भैया, तो ये आपको हेलमंथी जनित रोग ना हो जाएगा भैया, हेलमंथीज गोल कृमि के कारण फैलता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो सर हमारा यकृत। क्या लगाओगे भैया, यकृत हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो लीवर कहते हैं। हम रात में भी बताए थे, निशांत कुमार रात में भी बताए थे कि सर जब हम लीवर का, जब हम ड्रग्स का अत्यधिक प्रयोग करते हैं, जब हम लोग अल्कोहल का, बियर का जब ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो हमारा क्या होता है भैया कि यकृत वाला भाग जो लीवर है वो हमारा खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखोगे कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम का संक्रमण अवस्था पाया जाता है, कौन सा अवस्था पाया जाएगा, खुशी कुमारी रोशनी देखोगे कौन सा पाया जाएगा, तो इसमें जो है कि हमारा क्या जाएगा भैया, स्पोरोजोइट पाया जाएगा। क्या लगाओगे, स्पोरोजोइट पाया जाएगा। क्या लगाओगे भैया, तो स्पोरोजोइट पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कैंसर कोशिका है, जो कैंसर कोशिका होता है वह कौन सी कोशिका है, तो हेलो कोशिका। कैंसर कोशिका को हेलो कोशिका के नामों से भी जानते हैं। और ये किस प्रकार का रोग है, इसको क्या कहते हैं भैया, तो हेलो सेल भी कहा जाता है। लेकिन कैंसर जो रोग है वह किस प्रकार का रोग है भैया, तो यह आपको क्या हो जाएगा, आपको वायरस जनित रोग हो जाएगा। क्या लगाओगे, वायरस जनित रोग हो जाएगा। कौन से वायरस के द्वारा फैलता है, सर ओंकाजिन। क्या लगा दोगे, ओंकाजिन वायरस के द्वारा फैलता है। रंजित क्या लगाओगे, ओंकाजिन वायरस के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन देखोगे, प्रतिरक्षा, क्या प्रतिरक्षा उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम बताओ, कौन सा रोग, कौन सा मतलब प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है, लगा दो, तो टी लिम्फोसाइट कोशिका। क्या लगाओगे भैया, टी लिम्फोसाइट हो जाएगा, या फिर बी लिम्फोसाइट हो जाएगा, तो बी लिम्फोसाइट हो जाएगा। क्या, ये बी लिम्फोसाइट उत्पन्न जो है भैया ये प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है, बी लिम्फोसाइट कोशिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संक्रमित पेयजल, क्या भैया, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला निम्नलिखित में से कौन सा रोग है, तो क्या लगाओगे, संक्रमित पेयजल से जो है कि आपको
हैजा रोग फैलता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। हैजा रोग जो है कि यह रोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको संक्रमित पेयजल के द्वारा फैलता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ना तो मलेरिया होगा, ना तो फाइलेरियोसिस होगा, ना तो कालाजार हो जाएगा। क्या फैलेगा भैया? टाइफाइड हो जाएगा। क्या लगा दोगे? टाइफाइड हो जाएगा। याद रखो, जब आप लोग या जब मैं कोई भी व्यक्ति जब एक संक्रमित जल को पिएगा या उसके संपर्क में रहेगा तो क्या हो जाएगा? उसको टाइफाइड रोग हो जाएगा और हैजा रोग भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन एक वायरस जनित रोग हो जाएगा? इनमें से कौन एक आपको वायरस के द्वारा होने वाला बीमारी नहीं है? क्वेश्चन क्या पूछा गया सर? वायरस के द्वारा नहीं होता है। तो ये जो आपको मम्मस रोग जो मम्पस रोग जो है यह भी आपको वायरस के द्वारा होता है। इन्फ्लुएंजा ये भी आपको वायरस के द्वारा होता है ना, इन्फ्लुएंजा भी होता है। क्या भैया? मिजिल क्या भैया? मिजिल्स जो है ये भी आपको वायरस के द्वारा, लेकिन डिप्थेरिया नहीं होता है। डिप्थेरिया रोग जो है यह आपको वायरस के द्वारा कतई नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखोगे कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। मिट्टी को कौन उपजाऊ बनाता है भैया? कौन सहायक होता है? अगला आंसर लगा दो। तो जैविक खाद जो भी हमारा होता है, जैविक खाद, जिसमें हमारा क्या हो जाएगा भैया? जैविक खाद हो जाएगा। जैसे हम लोग मिट्टी को उपजाऊ बनाने में क्या करते हैं, तो हम लोग जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं। कौन सा? तो जैव उर्वरक का हम लोग प्रयोग करते हैं। वह सूक्ष्म जीव जो मृदा के उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। अब देखो, वीर्य को किस में हिमीकृत कर सकते हैं? तो क्या लगा दोगे भैया? तरल नाइट्रोजन में हिमीकृत कर सकते हैं। तरल नाइट्रोजन में हिमीकृत कर सकते हैं। तरल नाइट्रोजन में क्या कर सकते हैं? इसको हिमीकृत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे कि गोल्डन राइस में किस प्रकार का विटामिन पाया जाता है? क्या लगाओगे भैया? देखो, एक तरह से गोल्डन राइस कैसे होता है देखोगे भैया, ये तो आपको पता है भैया कि देखोगे ये आपका गोल्डन हो गया। ये सर, ये देखो मेरे भाई गोल्डन राइस कैसे होगा देखोगे, एक सेकंड। ये आपको क्या हो गया? देखो ये आपको व्हाइट राइस हो गया। क्या लगाओगे? ये हमारा उजरा धान हो गया। बहुत अच्छी बात है सर। इसमें क्या लगा दोगे? एक हमारा क्या हो जाएगा भैया? एक हमारा पीला धान भी होगा। देखोगे बहना, एक हमारा क्या होगा? गोल्डन राइस है। ठीक, अच्छी बात है। लेकिन जब ये दोनों को मिक्सर कर दिए तो हमारा क्या हो गया भैया? गोल्डन राइस हो गया। क्या लगाओ दोगे? हमारा गोल्डन राइस हो गया। और ये क्या हो जाएगा भैया? ये आपको ट्रांसजेनिक धान है। जो हम लोग पढ़े हैं ना कि दो मतलब जैसे जर्सी गाय का निर्माण होता है तो उसी तरह गोल्डन राइस का भी निर्माण होता है। और क्या हो जाएगा भैया? तो इसमें ये हमारा क्या हो जाएगा? तो विटामिन ए पाया जाएगा। गोल्डन राइस में भी क्या हो जाएगा? हमारा विटामिन ए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सी मछली मेजर कार्प नहीं है? तो क्या लगा दोगे भैया? नेनी मछली। क्या लगा दोगे? तो जो हमारा नेनी मछली जो है वो हमारा मेजर कार्प नहीं है। अगला क्वेश्चन देखोगे, लेग हॉर्न इनमें से किसका किस्म है? एक उन्नत किस्म है। तो क्या लगा दोगे? चूजा का। लेग हॉर्न जो है वह आपको चूजा का एक किस्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद होता है? आंसर लगा दोगे कि कौन सा जो भैया गैर फली पौधा है, मतलब जो पौधा होता है उसमें कौन सा जैविक खाद उपस्थित रहता है? आंसर लगा दोगे एजोटोबैक्टर। क्या लगाओगे? तो ये जो हो जाएगा आपको एजोटोबैक्टर पाया जाएगा। आंसर देखो एजोटोबैक्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाइटिंग, हाँ, क्या लगा दोगे? एजोटोबैक्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? भैया कौन सा वैज्ञानिक है जिसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, जिसने अपना माइक्रोबायोलॉजी में योगदान ना दिया हो? तो क्या लगा दोगे भैया? स्टेफन हेल्स। क्या लगा दोगे? स्टेफन हेल्स लगा दो। क्या लगा दोगे भैया? तो स्टेफन हेल्स हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोलता है, कौन सा अंग एरिथ्रोसाइट का जलाशय के रूप में पाया जाता है? शरीर का कौन सा अंग है जो कि एरिथ्रोसाइट के जलाशय के रूप में पाया जाता है? तो क्या लगा दोगे? एस्पिलिन। क्या हो जाएगा भैया? एस्पिलिन हो जाएगा। क्या लगा दीजिएगा भैया? एस्पिलिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? हवा का जो वेग है उसमें उसका वेग को जो है दूरी में, तो पता है ना सर कि वेग होता है। बहुत अच्छी बात है। तो हवा का वेग को किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? तो सर एनीमोमीटर के द्वारा तो कभी नहीं मापते हैं। हाइड्रोमीटर लगा दो सर। हाइड्रोमीटर लगा दो सर। हाइड्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव का जो जनसंख्या का अध्ययन है यह हमारा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो क्या लगा दोगे भैया? डेमोग्राफी। क्या लगा दोगे? तो डेमोग्राफी कहते हैं। मानव के जनसंख्या का अध्ययन को क्या कहते हैं बहना? तो डेमोग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे, पौधा जो चट्टान पर उगता है, आंसर लगा दो मेरे भाई, वह पौधा जो आपको चट्टान पर उगता है। आंसर लगा दो। क्या लगाओगे भैया? तो क्या भैया? ऑक्सेलोफाइट हो जाएगा, लिथोफाइट्स हो जाएगा, एरिथ्रोफाइट्स हो जाएगा, या हेलोफाइट्स हो जाएगा? आंसर लगा दो। पौधा जो चट्टान पर उगता है उसको क्या कहते हैं बहना? आंसर लगा दो। तो क्या लगाओ भैया? लिथोफाइट्स कहते हैं। क्या लगाओगे? लियोफाइट्स कहते हैं ना भैया, इसको तो लियोफाइट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या होता है देखो, जनसंख्या अधिक होने पर क्या होता है?
अब बहना एक बात बता दो, एक ये छोटा सा घर है, देखोगे भैया ये क्या है, एक सेकेंड भैया थोड़ा सा समझा करो। ये क्या हो जाएगा, देखो ये छोटा सा एक घर है, ठीक है भैया, ये छोटा सा एक क्या है भैया, ये एक छोटा सा घर है, ठीक है सर, आपने तो बता दिया सर छोटा सा घर है। अब क्या करें, ये छोटा सा घर में हमारा क्या होगा, 4 परिवार है अच्छे से, क्या होगा भैया, 4 परिवार है अच्छे से, 2 बच्चा और क्या होगा, एक माता पिता, ठीक है 4 परिवार है। इस परिवार की कमाई कम है, महीने में 10,000 कमाता है, तो ये क्या करेगा, अच्छे से तो भी खा लेगा, 10,000 कमाता है तो भी खा लेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, इधर एक घर है, ठीक है जी सर, इधर भी एक घर बना दोगे, यस सर, काहे नहीं बनाएंगे। इसमें हमारा क्या हो जाएगा भैया, 6 परिवार है, इसमें क्या लगा दोगे, 6 सदस्य है, इसका भी 10,000 हो जाएगा कमाई। तो बता दो क्या ये 6 सदस्य को 10,000 में अच्छे से खिला पाएगा, नहीं सर, काहे से खिला पाएगा सर, अभी इतना जनसंख्या बढ़ रहा है, अभी महंगाई बढ़ रही है सर, हम लोग जब सब्जी जाते हैं खरीदने के लिए तो बहुत सोचना पड़ता है, तो क्या लगाओगे भैया, जब जनसंख्या में कमी होगी, जब अधिकता होगा तो क्या होगा भैया, आय में कमी होगी, जब क्या हो जाएगा, तो वैसे क्या हो जाएगा हमारा, देखोगे आय में कमी हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है, जमीन में भी कमी हो जाएगी, खनिज पदार्थ भी सही से नहीं मिलेगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आज जो हमारा भारत जो ग्रसित है, तो वो इन सभी से हमारा ग्रसित है। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगा, व्यक्ति का मृत्यु दर भी घटता चला जाएगा, क्योंकि सभी पदार्थ तो सही से नहीं मिलेगा ना, भोजन सही से नहीं खा पाओगे रोशनी कुमारी, तो वहां पर फिर दिक्कतें उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखोगे, निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा है, आंसर लगा दो राजेश, क्या हो जाएगा, कौन सा कीट भक्षी पौधा है, क्या लगाओगे भैया, तो ड्रोसेरा हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, निफेंथिस हो जाएगा भैया। देखो ये क्या हो जाएगा, आपको कीट भक्षी पादप हो जाएगा। ये क्या करेगा, देखो इसका जो है ना कुछ इस प्रकार का होता है, इसका जो है कुछ इस प्रकार का होता है, देखोगे इसका जो भैया कि इसका पादप कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, आपको झपना लगा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई भी कीट आएगा, ये क्या करेगा, इसको अपने अंदर दबोच करके इसका रक्त को चूस लेगा, फिर बाहर फेंक देगा, और ये क्या हो जाएगा, आपको विलुप्त प्रजाति हो जाएगा। इसकी प्रजाति कैसी है, तो विलुप्त है। अगला क्वेश्चन देखोगे, बस हो गया, 70 क्वेश्चन आपका खत्म हो गया मेरे भाई, 70 क्वेश्चन खत्म हो गया। और आप बताइएगा कि 70 में कितना सही हुआ है, जो आपका ये 70 है ये कितना सही किए हो, जरूर से ज़रूर बताओगे मेरी बहना। बस यही बोलेंगे, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, क्लास करते रहो, डेली क्लास किया करो मेरे भाई। अब आपका 70 दिन बोर्ड एग्जाम का बच गया है, कितना दिन, 70 दिन बच गया है, तो ज़रूर से ज़रूर तैयारी करो। बस यही बोलेंगे, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अपना पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद मेरे भाई, मिलते हैं हिंदी की क्लास में, हिंदी के एक मस्त क्लास में मिलते हैं 100 ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है, 100 MCQ के साथ मिलते हैं। धन्यवाद तब तक के लिए।